ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें शत शत श्रद्धांजलि। अंचल का हेल्थ बुलेटिन। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर शहर में नए संक्रमित मरीजों की संख्या है 49, भिंड में 3, मुरैना में 62, दतिया में 4, शिवपुरी में 9 और श्योपुर में 10। श्रोताओं, मौसम बदलने के साथ कोरोना संक्रमण घातक होता जा रहा है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ के साथ दिल की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी भी है। ऐसे मरीजों को वायरल जनित निमोनिया के साथ कोरोना संक्रमण हुआ तो उनकी हालत बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। 60 साल से अधिक उम्र, मोटापा, डायबिटीज़ व हार्ट, किडनी व लीवर संबंधी बीमारी से जो पीड़ित हैं, ऐसे मरीज़ हाई रिस्क जोन में हैं। ऐसे मरीजों में कोरोना निमोनिया का रूप ले लेता है, जो कि ARDS में परिवर्तित हो जाता है, जो गंभीर स्थिति है। सीवियर निमोनिया से DIC की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसमें खून की नलियों में थक्के जम जाते हैं। इससे BP कम होने के साथ दूसरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। अगर हल्की खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी आ रही है या सांस फूल रही है तो फौरन विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। ये तो थी श्रोताओं आपके लिए एक ख़ास जानकारी जो कि हमारे विशेषज्ञों ने दी, और अब हम आपको मिलवा रहे हैं अपने वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रसारण कर्मी श्री महेंद्र मोदी जी से। हमने इनसे फ़ोन पर बात की। आइए सुनते हैं। श्रोता, इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त पूर्व वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री महेंद्र मोदी जी। सर, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, और आकाशवाणी ग्वालियर के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी, और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आकाशवाणी में आपका पदार्पण कैसे हुआ, कैसे आप आए? दरअसल कल्पना ऐसा है कि आकाशवाणी में मेरा आना एक दुर्घटनावश हुआ। दुर्घटना? हाँ। अच्छा। अब वो दुर्घटना मेरे लिए दुर्घटना थी, और विभाग के लिए भी शायद दुर्घटना थी, लेकिन श्रोताओं के लिए वो दुर्घटना थी या सुघटना थी पता नहीं। यही मैं बोलने वाली थी कि श्रोताओं के लिए दुर्घटना थी। वही है कि मैं जस्ट हायर सेकेंडरी पास की थी मैंने जी। और मेरा एक मित्र मोहन प्रकाश शर्मा है, उसने वो आया मेरे पास दौड़ा दौड़ा और बोला कि साइकिल उठा, चल जरा चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? तो मेरे मामा जी हैं जो आकाशवाणी बीकानेर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, तो एक ड्रामा का ऑडिशन होने वाला है, तो वहाँ उनके पास चलते हैं। तो ठीक है, हम दोनों ने साइकिल उठाई और हम निकल गए। वहाँ उनके घर गए, मामा जी के पैर छुए, मामी जी के पैर छुए। मैं चुपचाप बैठ गया, भाई ये बात करेगा। तो मोहन ने कहा कि मामा जी मुझे ऑडिशन देना है, आप ड्रामा का ऑडिशन हो रहा है। तो बोले बेटा ये कोई 33 नंबर लाने वाली, ला करके पास होने वाली 10वीं की परीक्षा नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनल इम्तिहान है, ये ऐसे नहीं दिया जा सकता। हमारे सबसे बड़े जो अफसर हैं राजस्थान के मंजरूल अमीन साहब, वो आने वाले हैं जयपुर से। तो बोले नहीं मुझे देना है। तो अच्छा तुम ड्रामा में सुनते हो? तो हाँ सुनता हूँ। अच्छा बताओ कौन कौन से, नंदलाल जी का नाम सुना है? तो कहा नाम तो सुना है। तो कोई ड्रामा का नाम बताओ। अब वहाँ वो तो चुप हो गया और मुझसे चुप नहीं रहा गया, क्योंकि मैं नंदलाल जी का गायबाना शागिर्द था। गायबाना शागिर्द मतलब कि जिनको सुन सुन करके, और मैंने भी ड्रामा की प्रैक्टिस की। बहुत बढ़िया। जी जी। हाँ। तो मैं यूं अंगुलियों पे 5-7 नाम गिना गया उनको ड्रामा के, नंदलाल जी के। वो आंखें बंद करके बैठ गए।
अच्छा। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, मुझे बोलना नहीं चाहिए था बीच में। हम्म। तो मैं चुप हो गया। चुप हुआ तो बोली, बेटा नहीं नहीं, बोलते जाओ बोलते जाओ। बहुत दिन बाद एक अच्छी आवाज सुनने को मिली है। वाह वाह। हम- मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज अच्छी है या कोई ऐसा भी कह सकता है। हम्म। तो मैंने कहा सर सॉरी, मैं बीच में बोल गया कि नहीं 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 बेटा कोई बात नहीं, ऐसा है, ये भरे चाहे न भरे मोहन प्रकाश, तुम जरूर भर देना फॉर्म। अच्छा। हाँ, खैर फॉर्म हम दोनों ने भरा। हम्म। जैसे ही ऑडिशन के लिए हम गए तो मोहन प्रकाश जी तो 10 सेकंड में बाहर आ गए। अच्छा। और मैं जो है, मेरा खूब लंबा चला हुआ ऑडिशन। लगभग। और 30 35 40 मिनट के आसपास चला होगा। मुझे तो होश नहीं कुछ भी, माइक्रोफोन के सामने जाने के बाद मुझे होश नहीं था। ठीक है। मेरे सामने वो वही जो मामा जी थे उसके, मोहन प्रकाश के, वही खड़े हुए थे जो मुझे क्यू दे रहे थे। अच्छा तो अच्छा। मैं बार बार, हाँ बार बार उनकी आंखों में जो देख रहा था, तो हम्म। मुझे शाबाशी नजर आ रही थी। तो मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ रहा था। ठीक। आखिर में जाकर के, और एक पागल का कोई रूप कैरेक्टर करना था। हम्म अब वो कैरेक्टर पता नहीं मैं क्या कर गया उस कैरेक्टर में, मुझे खुद को भी पता नहीं है। हम्म। कि जैसे ही बाहर निकलने लगा, ओ मामा जी ने मेरी पीठ थपथपाई। क्यों बोल तो सकते नहीं थे, स्टूडियो था। ठीक है। पीठ थपथपाई, मैं बाहर आया तो पास वाले कमरे से एक लंबे से सज्जन निकले। हम्म मुझे कहा अभी आप ही थे अंदर? हम्म। यस सर। मेरा नाम विशंबर नाथ तिलक है, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ आकाशवाणी जयपुर में। पड़ोस वाले कमरे में हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो उनका आपके लिए एक संदेश है। अच्छा। जी, मेरे लिए संदेश? हम्म एक 11वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए डायरेक्टर, जो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनका संदेश? हम्म। उनका जी हुक्म करें। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको अनाउंसर लेना चाहते हैं। अच्छा। तो आप अगले सोमवार के बाद किसी भी दिन आकर के आकाशवाणी जयपुर में परमानेंट अनाउंसर ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहेंगे तो हम आपको बीकानेर पोस्ट कर देंगे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा। बड़ी। अब मैं हक्का बक्का, मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं क्या कहूँ उनको। हम्म। क्योंकि मैं तो आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के मूड में था। ठीक है। तो मैंने कहा सर, बोले नहीं नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ जाओ और जाके अपने माँ बाप से, भाई बहन से, जो भी है उनसे सलाह मशवरा करो। हम्म। और उसके बाद अगर वो अलाउ करते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए आकर। हम्म। मैं घर आया, घर आके मैंने अपने पिताजी को बताया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी 11वीं पास करके कोई नौकरी थोड़ा करनी है, आप आप पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। कह रहे हैं कि 11वीं पास करने के बाद उन्होंने आपको बोला कि आप अनाउंसर की हाँ जी जॉब हाँ जी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी। लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जहाँ तक मुझे पता है, तो ग्रेजुएशन है। अब है, अब है। अच्छा अच्छा। जिस उसमें वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 1968-69 की, उस वक्त 10th क्लास थी ओहो, उसकी बहुत पुरानी क्वालिफिकेशन। बात हो गई है तो। हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो मैंने साहब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, सूरत रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर वो छोड़ गया, ऐसे करके मैं कई लाइनें बदलते बदलते एमए किया। मैंने एमए के बाद फिर उसी पोस्ट पर ज्वाइन किया मैंने, प्रोग्राम अनाउंसर की ही पोस्ट पर। अच्छा, अनाउंसर की पोस्ट पर आपने ज्वाइन किया, कौन सा हाँ, स्टेशन? मैंने जोधपुर स्टेशन, आकाशवाणी जोधपुर, जोधपुर। 1976 में, जनवरी 1976 में मैंने वहां ज्वाइन किया। अच्छा फिर लेकिन क्या हुआ कि मेरा एक साथ दो इम्तहान हुए थे, एक अनाउंसर का, एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का। अच्छा। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे जयपुर के, बाद में इस वक्त जेडी बवेजा साहब थे, जी जी। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम इस माइक्रोफोन के मोह में मत रहना, और तुम ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा उसमें भी सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा। तो मैंने 6 महीने में सिर्फ अनाउंसर रहा, उसके बाद ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव बन गया, फिर यूपीएससी से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गया, फिर इसी तरह चलता रहा। तो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जब बने तब पूरी तरह से अपने पूरे फॉर्म में आ गए आकाशवाणी में। नहीं ऐसा है, फॉर्म में तो ऐसा है कि आकाशवाणी में मैं आते ही
मैं कह रहा हूँ ना कि माइक्रोफोन सामने आते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं शायद अपने सही स्वरूप में तभी होता हूँ जब माइक्रोफोन के सामने होता बढ़िया बढ़िया। हूँ। जी ये तो हुआ आपका आकाशवाणी का आरंभ, है ना। हाँ अब हम हाँ। आपसे जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी को लेकर के आपकी रुचियाँ क्या रही, किस तरीके से आपने आकाशवाणी को देखा, क्या क्या कुछ खास तो निश्चित रूप से किया ही होगा। दरअसल मैं ड्रामा का आदमी हूँ, नाटक का आदमी हूँ, लेकिन मैंने आकाशवाणी की हर विधा को समझने की कोशिश की जी। चाहे वो संगीत हो, संगीत में भी चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो सुगम संगीत हो, चाहे वो फोक म्यूजिक हो, संगीत हो। हाँ। और अपनी जिंदगी के जो आखिरी 12 साल हैं वो विविध भारती के हेड के तौर पर लगभग मैं रहा, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी सारा वक्त जो है मैंने ये नाटक और संगीत, कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री और आउटडोर जो रिकॉर्डिंग्स होती है, इन सब में मैंने लगाया। आपको ताज्जुब होगा जान करके जी कि जब मैं आकाशवाणी इलाहाबाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था तो एक टाइम ऐसा था जब मैं अकेला प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था। तो उस दौरान राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था 84 में। जी। उसके बाद राजीव गांधी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर और वो हर महीने में एक बार 2 बार आ जाते थे उस तरफ। तो जितनी बार मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को रिकॉर्ड किया है, शायद ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहा होगा जिसने इतनी बार रिकॉर्ड किया है। तो उसमें भी मेरा मेरी महारत लोग मानने लग गए। फिर क्या हुआ कि मैं जब इलाहाबाद से कोटा ट्रांसफर होकर के आया तो वहाँ एक कैनेडियन प्रोजेक्ट में मैंने काम किया जिसमें सीडा और RIDC और AIBD और ऐसी जो वर्ल्ड की कई संस्थाएं हैं, अच्छा। ये आकाशवाणी के साथ मिल करके वो प्रोजेक्ट चला रही थी, उन्होंने शुरू किया था। इसमें आपको तो मुझे होता था? हाँ जी। इसमें आप क्या करना होता था? ये एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग के जरिए कैसे देश का विकास किया जाए। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें मैं 4 लोग हम लोग थे यहाँ हिंदुस्तान से, उसमें मैं टीम लीडर था उनका। अच्छा। और उस टीम लीडर के नाते कई जगह मैंने यात्राएं की बाहर की। और उसके बाद जो दूसरे कंट्रीज हैं वो मुझे बुलाने लग गए अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए देने के लिए। इसी दौरान मैंने जो वर्क किया वो वर्क आज भी रायरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो में पढ़ाया जा रहा है। जो ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूल है उनका, उस मॉड्यूल का हिस्सा है वो। 2 चैप्टर मेरे वर्क पर वहाँ पढ़ाए जाते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है, आकाशवाणी के लिए फक्र की बात है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और कल्पना, इसके अलावा ये हुआ कि जब मैं इस तरह से ये ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इन ब्रॉडकास्टिंग का काम जो कर रहा था, उस दौरान फिर मुझे यूनिसेफ ने अपना कंसल्टेंट बनाया। तो मैंने यूनिसेफ के लिए भी काम किया कई देशों में। अच्छा। और इसके अलावा सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट रोम की एक संस्था है, उसकी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एक कम्युनिकेट ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की एक संस्था है, उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर मुझे कुछ समय तक जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं रेडियो प्रोग्राम्स के, उसमें मुझे एज ज्यूरी भी रखा गया मुझे कुछ दिन के लिए। अच्छा। तो मैंने तो वो आकलन का काम भी मैं करता रहा, भाई कौन से प्रोग्राम को इनाम देना चाहिए, कौन से को नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से ये मेरे फील्ड्स रहे। लेकिन जो मुख्य मेरी भूमिका है वो रही वो नाटक। अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, रुचि की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा फील्ड जो है वो नाटक रहा और मैंने हर जगह नाटक को हर जगह इस्तेमाल किया। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप सिर्फ नाटक
करते थे, ये नहीं कि आप उसमें एक रोल करते थे, भूमिका करते थे, उसको प्रोड्यूस करते थे, या लिखते भी आप थे, लिखा भी आपने नाटक? मैंने ड्रामा लिखे भी बहुत, हम्म। और ड्रामा में रोल भी किया, और उनको डायरेक्ट भी किया। हम्म। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो आकाशवाणी की तरफ से ड्रामा की कॉन्सर्ट्स होती हैं जगह जगह, तो उन अब तो नहीं होती, अब तो आजकल तो आकाशवाणी कॉन्सर्ट्स वगैरह सब करना नहीं भूल होता। चुका है। लेकिन उस जमाने में बहुत कॉन्सर्ट्स होती थी, तो मेरी टीम हमेशा तैयार रहती थी जहां कहीं भी मैं रहा। जैसे सबसे ज्यादा मैंने कॉन्सर्ट्स उदयपुर आकाशवाणी में रहने के दौरान की। अच्छा। तो साल में 1 या 2 कॉन्सर्ट्स तो ड्रामा की मैं खुद वहां करता था उदयपुर में। और बाकी जो है जो दूसरे स्टेशन, कभी इलाहाबाद, कभी पटना, कभी रांची, कभी जोधपुर, कहीं कहीं हर महीने 1.5 महीने में एक चक्कर ड्रामा की टीम को लेकर के लगाता ही रहता था मैं। बहुत अच्छा लगता होगा, कितना मतलब जो अपने इंटरेस्ट का काम होता है उसमें निश्चित रूप से बहुत कुछ कर लेने की इच्छा होती है, और इंसान करता भी है। आपने बहुत कुछ किया। आपकी लेखन शैली के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि वैसे नाटक तो मैं लिखता रहा जब मैं रेडियो में था तो। आपने लेकिन कहानियां भी बहुत लिखी हैं। हाँ, मैंने कहानियां भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, क्या होता है, इंसान के दिमाग को एक खुराक चाहिए होती है, और वो खुराक होती है लोगों की तारीफ कह दीजिए, प्रशंसा कह दीजिए, नाम कह दीजिए। तो क्या होता था, जैसे ड्रामा लिखा, ड्रामा किया, तो लोगों की तारीफ उसमें मिल जाती थी। बहुत अच्छा नाटक किया, बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा लिखा। तो उस वक्त ये भूख जो है ना, ये शांत हो जाती थी उससे। अच्छा। इसी बीच में जब मैं यहाँ आया मुंबई विविध भारती में जी। तो मेरा जो फिल्म संगीत का जो, मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारे तो मैंने यहाँ आने से पहले पहले पूरे कर लिए। यहाँ आने के बाद फिर फिल्म से मैं जुड़ा थोड़ा। अच्छा। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि 5-6 फिल्में मैंने की, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई, पर्दे का चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन लगभग 25 टीवी सीरियल्स जो हैं वो मैंने किए, और मैं बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। अरे वाह। तो ये एक जो पक्ष छूटा हुआ था, एक तो ये यहाँ पूरा हुआ। ठीक है। उसके बाद ये कि जो किताब लिखने का सिलसिला है, वो चूंकि भूख दूसरी तरफ शांत होती रहती थी, इसलिए किताब लिखने में नहीं बैठ पाया मैं। एक तरफ की भूख शांत होती रहती थी और दूसरी तरफ भूख बढ़ जाती थी। ठीक है। तो जब रिटायर हुआ मैं, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, किताबें लिखना शुरू किया। अच्छा। अब तक मैं 6 बुक्स लिख चुका हूँ। 7वीं और 8वीं किताब चल रही है मेरी एक किताब जो है स्वप्न चुभे शूल से, उस किताब को महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 मिला। चलिए, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। थैंक यू। और बताऊं मैं आपको, मेरी एक राजस्थानी की किताब है, अदजागी राता अद सुता दिन। वो किताब केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए लगभग 1,500-2 हजार बुक्स में से 9 बुक्स सेलेक्ट की गई और उनको नॉमिनेट किया गया। उन 9 बुक्स में से एक किताब ये मेरी जो है, अदजागी राता अद सुता दिन भी था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट तो हो चुका हूँ, मिला नहीं है मुझे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक माया मोहन आलोक पुरस्कार मेरी एक किताब को मिल चुका है। अच्छा। और अभी तो लेखन जारी है, इसलिए उम्मीद तो शुरुआत हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी जी। और देखिए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, और ये सिलसिला ऐसा है कि अगर हम लोग बातें करते जाएंगे तो बहुत बहुत समय कम पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास समय सीमित होता है, तो
ये जो समय चल रहा है आजकल, कोरोना काल, कोविड-19 का जो समय है, ये जो जी वैश्विक महामारी है, बहुत ही जिसके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, तो जी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो समय निकल रहा है, इसमें आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरी दिनचर्या, सबसे पहले मैं दिनचर्या की बात करता हूँ। जी। मेरी दिनचर्या ये रहती है कि चूंकि मैं 2 पुस्तकें लिख रहा हूँ, हुँ। तो मेरा अधिकांश समय जो है दिन का, वो मेरा लिखने में जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वो मुझसे लाइव प्रोग्राम 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, 1.5 घंटे के लाइव प्रोग्राम्स करवाती रहती है, जो ऑनलाइन होते हैं प्रोग्राम्स। वो लाइव तो प्रोग्राम्स किस जी, काहे के लिए, किसके लिए होते हैं? वो जैसे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जयपुर की जो एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कुछ 15 दिन पहले किया प्रोग्राम, एक 2 घंटे का प्रोग्राम किया। उसमें स्टूडेंट्स थे जर्नलिज्म के, जी। वो लोग सवाल भी पूछ रहे थे, और मैं अपने पत्रकारिता के, यानी जो भी रेडियो पत्रकारिता है, हम्म। उससे जुड़ी हुई बातें बता रहा था, और उससे जुड़े हुए सवाल वो लोग पूछ रहे थे, मैं उनके जवाब दे रहा था। ठीक है। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा ये है कि जो मेरी पुस्तकें हैं, उनके लोग भी चाहते हैं कि वो उनका पाठ मैं उनके लिए करूं, हम्म। उन्हें, क्योंकि वो मेरी रेडियो जीवन की कहानियां हैं वो सारी। अच्छा। जो मैं नाटक लिखा करता था, उनके पीछे भी तो कोई कहानी होती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहानी जो है, वो कहानी क्या होती थी, वो कहानियां ज्यादातर इन पुस्तकों में है, हम्म। और मेरे रेडियो जीवन की कहानियां हैं। तो ये आपके जो है, आसपास का माहौल अगर हम कह दें कि वो आपके नाटकों में आया। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। तो वो सब जो है, वो मैं लिख रहा हूँ, अधिकांश समय तो इन चीजों में जाता है। ठीक है। अब जो कोरोना से संबंधित बात जो कहनी है, मुझे यही कहना है कि जब किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय अगर पूरे वक्त नहीं रहता, तो बुरा समय भी पूरे वक्त नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक। वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए हमें जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं सरकार की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उन इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए, फॉलो करते हुए, जी। शांति से अपने घर में बैठ करके और कुछ न कुछ ऐसा रचनात्मक काम करना चाहिए, जिससे हमारा समय भी व्यतीत हो, और हम कुछ रचनात्मक काम भी कर सकें। जब कोरोना खत्म हो, तब पता लगे कि हमने इतना रचनात्मक काम कर लिया है। हम्म। बाकी ये रुकने वाला नहीं है, वक्त कभी नहीं रुकता है, जी जी। वक्त चलता ही रहता है। तो ये बुरा वक्त जो आया है, ये भी एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है, ये समय भी गुजर जाएगा। इसलिए अपने आप को कहीं भी किसी भी तरह से डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाना है, और डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कुछ भी रचनात्मक कीजिए। आप कविता लिखिए, आप कहानी लिखिए, आप बैठ करके, और कुछ नहीं तो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अनाउंसर हो सकता हूँ अच्छा, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप बस किताबें, हाँ, किताबें पढ़िए, आप फिल्में, अच्छी फिल्में देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में नहीं आने देना। और खास तौर से ये बात मैं जो हमारे युवा लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी बहुत लंबी आगे बाकी है। इस समय का बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक बात है। मैं इसलिए विशेष तौर पर कह रहा हूँ कि मैं जब विविध भारती में था, तो पत्रों के उत्तर मैं दिया करता था 11-12 वर्ष तक। तो मेरे कई श्रोता आपके ग्वालियर में भी हैं, वो भी मुझे सुन रहे होंगे। उन्हें मेरा विशेष नमस्कार और विशेष धन्यवाद। अरे वाह 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 वाह, ये तो आपने बहुत देर के बाद बताया बहुत देर के बाद बताया, लेकिन बताया, चलिए बहुत अच्छा लगा
कि निश्चित रूप से विविध भारती जो है सब जगह ज़्यादातर स्टेशंस पर सुना जाता है, या जहाँ पर या भी कैच कर लेता है रेडियो सुना जाता है। और अब तो सबसे अच्छी बात हो गई है कि रेडियो ऐप, मोबाइल पर हम रेडियो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और कहीं पर भी सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा हमें मिल चुकी है, तो या इसका लाभ भी श्रोता ज़रूर उठाते हैं जो उठाना चाहते हैं। जी चलिए, तो एक सार्थक, लाभप्रद और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। श्रोताओं, ये थे हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री महेंद्र मोदी जी। इस सार्थक बातचीत को सुनकर आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ पूर्व प्रसारण कर्मी श्री महेंद्र मोदी जी। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।